यातायात की सुविधाओं ने मानव के जीवन यापन को सुखद कर दिया है, लेकिन दुर्घटनाओं के शिकार होने से स्थिति भयावह हो जाती है। इस तरह की दुर्घटनाएं प्राकृतिक भी हो सकती हैं या फिर मानव जनित भी। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बालासोर उड़ीसा में हुई भयावह रेल दुर्घटना की स्थिति पर चर्चा करेंगे। दुर्घटना की संभावित कारणों को भी देखेंगे, साथ ही यह भी जानेंगे कि रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभी तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं। जैसा कि आप टॉपिक भी देख रहे होंगे, क्या है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, जिसमें बदलाव के कारण हुआ बालासोर रेल हादसा। अब यहाँ ठहर के थोड़ा सा समझना है। देखिए, एक तो जैसा कि मैंने आपको कहा, आप जानते भी हैं कि बालासोर जो है उड़ीसा का जगह है, यहाँ पर रेल हादसा हुआ है। ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर हुआ है और कहा जा रहा है कि इस सदी का ये सबसे बड़ा रेल हादसा है भारत में। तकरीबन अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 288 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 1000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं और जान माल की बहुत अधिक क्षति हुई है, संसाधनों की बहुत अधिक क्षति हुई है। ये सब तो अलग जगह है। अब यहाँ पर काफ़ी जांच चल रहा है, संभावित कारण बताए जा रहे हैं। रेल मंत्री ने एक संभावित कारण बताया है, हालांकि अभी तक ये सभी संभावित कारण हैं, चूंकि इसकी जांच सीबीआई को दे दी गई है, तो विस्तृत ब्यौरा जल्द ही आ जाएगा हम सबों के समक्ष। रेल मंत्री ने एक संभावित कारण जो बताया वह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आया था, यहाँ इसके साथ छेड़छाड़ किया गया था। इस वजह से संभव है कि यह दुर्घटना हुई हो। निश्चित तौर पर यह दुर्घटना जब भी बात की जाएगी तो यह मानव जनित दुर्घटना में आएगा, है ना। आपदा प्रबंधन के खंड में जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसमें मानव जनित दुर्घटना की बात की जाएगी। आपके जीएस पेपर 3 के लिए यह सब उपयोगी है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है, इस पर हम बात करेंगे, डिटेल्स हम उसको देखेंगे। साथ ही हम आपको एक स्लाइड में अलग से बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यह घटना हुआ है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, अपलाइन क्या होता है, रेलवे की भाषा में कहें तो डाउन लाइन क्या होता है, या लूप लाइन क्या होता है। इन सब चीज़ों को हम जरा समझने की कोशिश करेंगे ताकि इन चीज़ों पर आपकी समझ बेहतर हो सके। देखिए, यहाँ पर अगर न्यूज़पेपर की कटिंग को देखें तो कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की बात की गई है यहाँ भी, क्योंकि मुख्य कारण यही अभी तक उभर के प्राथमिक स्थिति में देखने में अभी तक यही पता चला है। रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या होता है, जो बालासोर रेल हादसे की वजह बनी है। ठीक है, और यहाँ पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव के कारण बालासोर रेल दुर्घटना हुई है, जैसा कि उन्होंने फिलहाल कहा है। अश्वनी वैष्णव ने इस बयान के बाद लोग अब यह जानना चाहते हैं कि यह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम आखिर है क्या, जिसके वजह से इतने बड़े स्तर पर भयावह त्रासदी आई है, दुर्घटना हुई है और सदी की सबसे बड़ी रेलवे दुर्घटना इसे बताई जा रही है, और यह काम कैसे करता है, यह सब हमारे आज का मुद्दा होगा। अब देखिए, यहाँ पर बालासोर रेल हादसा जो है, सबसे पहले समझ लेते हैं यह क्या है। जैसा कि आप बहुत सारी चीज़ें तो इसमें जानते ही हैं। आप यहाँ देखिए कितनी भयावह स्थिति बनी हुई है, और इसमें जो है 3 ट्रेन जो है इन्वॉल्व है। ठीक है, 3 ट्रेन है, एक जो है गुड्स ट्रेन है यानी कि मालगाड़ी है, और 2 यात्री को ले जाने वाली ट्रेन है, जिस पर हम डिटेल से बात करेंगे। आपको पूरा मैं मैप ड्रॉ करके बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को आराम से देखेंगे, समझ के देखेंगे, तो रेलवे की जो ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं वह भी आपके समझ में आ जाएगी। तो बहुत ध्यान से देखिए इस चीज़ को। हाल ही में 2 जून को यह घटना हुआ है। 2 जून को ओडिशा के बालासोर जिले में कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हो गई। देखिए, कोरोमंडल एक्सप्रेस मुख्य इसमें कहेंगे तो एक ट्रेन है, लेकिन इसके अलावा 2 और ट्रेन है। ठीक है, एक मालगाड़ी है और एक दूसरा भी ट्रेन है जो कि बेंगलोर से हावड़ा के लिए आ रही थी, तो हावड़ा एक्सप्रेस उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो 3 ट्रेनें हैं ये। बालासोर जिले के एक स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर एक मालगाड़ी से हो गई थी, जिसके बाद यह दुर्घटना यहाँ पर इतनी बड़ी स्थिति में हो गई। इस हादसे में लगभग अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 288 लोगों को मौत हो गई है और 1100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ध्यान रखना है कि जब तक आप ये वीडियो देखें, आप तक यह हमारा लेक्चर पहुंचे, संभव है कि मरने वालों की संख्या कुछ और बढ़ सकती है, संभव है घायलों की संख्या कुछ और बढ़ सकती है, क्योंकि समय के साथ ताज़ा अपडेट्स इस पर लगातार आ रहे हैं। संभव है यहाँ पर यह स्थिति कुछ और देखने को मिल सकता है, क्योंकि
क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर डेटा को लेकर के थोड़ा सा हेर फेर कर रहे हैं, या ऐसा कहना उचित होगा कि जो उनके पास जानकारी है उसके हिसाब से वो डेटा दे रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पर सावधानी बरतते हुए लगभग इस्तेमाल किया है। कई जगह आपको 275 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप कमेंट बॉक्स में फिर लिखना शुरू कर दें कि जनाब 275 ही है, आप 288 कह रहे हैं, कुछ लोग 290 भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना है इस स्थिति को देखते हुए। देखिए, चूंकि यह मुद्दा जो है काफ़ी संवेदनशील है, तो इन चीज़ों पर डिबेट करने का अभी वक्त नहीं है कि कितने लोग हुए हैं, कितनी संख्या हुई है। चाहे एक व्यक्ति ही क्यों ना इससे प्रभावित हुए हों, लेकिन हमारे लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारी जो रेलवे की पूरी कार्य प्रणाली है उस पर प्रश्न खड़ा हो गया है। इसीलिए यह समझना होगा। और रेलवे की जब बात करें तो भारतीय रेलवे जो है यातायात के लिए भारत की रीढ़ की हड्डी है। अगर देखेंगे तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग, या आप देखेंगे कि लोअर क्लास के लोग कहाँ ज़्यादा सफ़र करते हैं, रेल के माध्यम से। लेकिन यदि रेल की कार्य प्रणाली दुर्घटनाओं के शिकार लगातार होते रहेंगी तो फिर समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस चीज़ को लेकर के हम बात करेंगे। क्योंकि मालगाड़ी जो है, उस मालगाड़ी से जो टक्कर हुआ उस पर आयरन अपलोड था, यानी कि वह एक जगह से दूसरे जगह लौह अयस्क ले जाया जा रहा था। इसीलिए वह जो था वहाँ पर, चूँकि वो लगा हुआ था, उसमें काफ़ी वजन था, तो पीछे से जब कोरोमंडल ट्रेन टक्कर लगाती है तो छिटक के पटरी से बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस को ही हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस की पटरी से उतरी बोगियां डाउन लाइन पर, अब जैसा कि मैंने कहा था, ये डाउन लाइन, अप लाइन, लूप लाइन क्या होता है इस पर हम चर्चा कर लेंगे। डाउन लाइन पर आ गई और डाउन लाइन से गुजर रही यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि कहाँ जा रही थी, हावड़ा, ठीक है, इससे जाकर के टक्कर हो गई। यानी कि कोरोमंडल के जो बोगियां हैं वह जो है यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के जो ट्रेन जा रही है उसके कुछ पिछले बोगियों से जाकर के टकरा गई, और वह भी फिर दुर्घटना का शिकार हो गई। लेकिन यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रेल हादसा होने के कारण क्या रहे उसके पहले मैं आपको यह स्थिति बता देता हूं, क्योंकि यदि यह समझ जाएंगे तो आप रेलवे की पूरे कार्य प्रणाली को समझ पाएंगे। चलिए यहां देखते हैं, ये है एक पटरी, ठीक है, ये रेलवे का एक पटरी है। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ड्रॉ करना पड़ रहा है, तो आपको यह समझने के लिए थोड़ा आसानी भी होगा। अच्छे से इसको देखिए, एक हो गया ये पटरी। अब चलिए एक पटरी यहां बना देता हूं, ये दूसरी पटरी हो गई। ठीक है, ये दो पटरी हो गई। अब यहां समझना है आपको, एक ट्रेन यहां से आ रही है इस पटरी पे। मैं क्योंकि 3D नहीं कर सकता, 2D ही है हमारे पास उपलब्ध। कलर चेंज कर देता हूं। चलिए, एक ट्रेन जो है यहां से आ रही है, ठीक है, अलग अलग बोगियां हैं इसकी। यहां पे एक इंजन पूरा बना हुआ है, और ये ट्रेन यहां से गुजर रही है। ध्यान रखना है, यह जो है कोरोमंडल है, ये आपका कोरोमंडल एक्सप्रेस है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरी ट्रेन की स्थिति देख लेते हैं। ठीक है, ये दूसरी ट्रेन है, और ये दोनों जो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में है। डायरेक्शन पे ध्यान देना है आपको, अपोजिट डायरेक्शन में यहां दोनों ट्रेन चल रही है। अब यहां पर एक मैं लूप लाइन, अच्छा ये जो है ये हावड़ा एक्सप्रेस है, ठीक है, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जो मैंने कहा वो है। इस पर और डिटेल्स में बता दूंगा कि किस रूट पे क्या जा रही है। अभी पहले पूरा हम पेंटिंग कंप्लीट तो कर लें यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ पर, या मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ ताकि आपको और थोड़ा समझ में आए। ये कलर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दो लाइन हमारे पास यहाँ उपलब्ध है। एक होता है अप लाइन। अप लाइन क्या होता है? अप लाइन कहने का मतलब है जो रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर होता है उसकी ओर जो ट्रेन जा रही हो,
ठीक है। और दूसरा होता है डाउनलाइन। डाउनलाइन होता है कि जो डिविजनल हेडक्वार्टर है उससे दूर जो ट्रेन जाती है उसको हम डाउनलाइन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सी जो है अपलाइन की तरफ थी। ये ट्रेन जो है यहाँ पर अपलाइन की तरफ थी, ठीक है। इसको यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, अपलाइन की तरफ जा रही है और ये डाउनलाइन की तरफ जा रही है। देखिए आजकल यूपीएससी का नेचर काफ़ी बदल गया है। अभी हाल ही में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है, आपने देखा ही है। तो इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान रख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है। अब उस पर विश्वास वैसे भी नहीं, पहले भी नहीं किया जाता था और अब तो बिल्कुल भी विश्वास करना उचित नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपलाइन है, इसका मतलब क्या है, ये हेडक्वार्टर की तरफ जा रही है। मैं लिख भी देता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि यूपीएससी कभी पूछ ले कि अपलाइन जाती हुई ट्रेन जो है किधर, और दे दे डिविजनल हेडक्वार्टर से दूर, डिविजनल हेडक्वार्टर की तरफ। तो आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें। और यह क्या है, डाउनलाइन क्या होगा, ये जो हमारा डिविजनल हेडक्वार्टर होगा उससे चल के आ रही होगी, यानी कि वहां से वो ट्रेन खुल चुकी है, दूसरी तरफ जा रही है, ठीक है। ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ से आपको समझना हो रहा है, यहाँ से मुख्य बातें हैं, यहाँ समझिए। ये एक पटरी यहाँ से हो गई। आप ट्रेन जाते होंगे स्टेशन तो ध्यान दीजिए कि आप जब स्टेशन जाते होंगे तो कई इस तरह की इंटरलेकिंग के लिए पटरी बनी हुई होगी, ठीक है, यहाँ पर। और ऐसे ही एक यहाँ रहा होगा, कुछ यहाँ समझ लीजिए, एक पटरी यहाँ होगा, ठीक है। अब देखिए जब इस तरह का ये जो होगा इसे मेन लाइन कहेंगे, मेन लाइन। ये दोनों ही मेन लाइन होगा। अब मेन लाइन क्या होता है, फिर एक प्रश्न आ गया। मेन लाइन का कहने का मतलब हुआ ये जो एक्सप्रेस इस पे चलेगी, अगर इस पे एक्सप्रेस चल रही है तो यानी कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, उसे तेजी से यहां से निकालना है, ठीक है, तो उसे मेन लाइन कहा जाएगा। अब इसे जो होता है उसे कहा जाता है लूप लाइन। ऐसे ही इस तरह से एक तरफ यहां भी, ये भी लूप लाइन हो जाएगी। तो देखिए अब ये क्या हो गया, अप लाइन, और ये हो गया लूप लाइन। इसका भी डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लूप लाइन, यहां अप लूप लाइन, समझ गए। इसी तरह इसके नाम में डाउन जुड़ जाएगा और यहां क्या कह देंगे, डाउन लूप लाइन, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन इसी तरफ है, मेन लाइन की तरफ। मेन लाइन का डायरेक्शन क्या है, ये है यहाँ, और इसका डायरेक्शन ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इस चीज को आप समझ गए। एक कलर और इस्तेमाल करते हैं और आपके लिए कुछ और चीज बता देते हैं। यहां पर एक और जो है ट्रेन खड़ी है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि आपका जो इमेजिनेशन है उसे अनलॉक किया जाए और आप स्थिति को अच्छे से समझ पाएं कि एग्जैक्ट हुआ क्या था, मसला ऐसा क्या, ऐसी बातें हो गई जिसके वजह से इतने बड़े स्तर पर यह समस्या हो गई। यह जो है गुड्स ट्रेन है, ठीक है, यानी कि मालगाड़ी। अब यहां देख लीजिए, और यहां पर इंटरलॉकिंग की बातें की गई थी। इस जगह पे रख लेते हैं कि यहां से अगर ट्रेन मूव करेगी तो कहीं इस जगह पर इंटरलॉकिंग का चीजें होगा, जहां पटरी से मूव कर दिया जाता है ताकि ट्रेन दूसरे रूट पे आ जाए। तो यह पूरी बातें हो गई। सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए। एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूं ताकि आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तीनों ट्रेन आप देख चुके हैं, यहाँ पर 3 ट्रेनें हैं। 3 ट्रेनें जो है, आप तीनों ट्रेनें का मैं आपको नाम बता देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। ये यहाँ पर अपलाइन की तरफ आ रही है, ठीक है, यानी कि डिविजनल हेडक्वार्टर की तरफ जा रही है। और यह क्या है, इसे कहा गया है बेंगलुरु से हावड़ा जाने वाली ये ट्रेन है, ठीक है, हावड़ा एक्सप्रेस इसे नाम दी ये है। तो अगर ये किधर जा रही है, डाउन लाइन की तरफ, यानी कि डिविजनल हेडक्वार्टर से दूर जा रही है। दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर जा रही है, एक दूसरे तरफ से आ रही है। समझ में आ गया। अब यहां पर देख लीजिए, तो इससे हमारा ज्यादा कनेक्शन फिलहाल नहीं है। अब यहां समझिए, यह ट्रेन जब इधर जा रही थी, यहां पर एक लूप लाइन था। लूप लाइन कहने का मतलब एक जोड़ करके बनाया गया था कि मालगाड़ी वगैरह खड़ी रहेगी तो वहां पर जाके वो खड़ी होगी। और ये लूप लाइन भी कई बार होता है कट होके आगे जाकर के 2-4 स्टेशन आगे जाकर के मेन लाइन से जुड़ जाती है, ताकि यहाँ पर इस ट्रेन को, एक्सप्रेस ट्रेन को रुकना ना पड़े और समय पर ये आगे बढ़ सके। दूसरी बात, यहाँ इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ बताया गया कि देखिए
इसका जो स्पीड है, ऐसा नहीं है कि ड्राइवर की गलती है, अभी शुरुआती जांच में ड्राइवर की गलती नहीं आई है, कहा गया है कि स्पीड दोनों का सही था। इसका जो कोरोमंडल का स्पीड सामने आया है वह तकरीबन 128 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और हावड़ा का बताया गया है अभी तक कि यह जो है 126 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही थी। मैक्सिमम कितना, तो अभी के हिसाब से जो है 130 किलोमीटर पर आवर जा सकते हैं, लेकिन उससे तो कम ही है, 128 और 126 है, यानी कि स्पीड कंट्रोल में है, ड्राइवर की यहाँ गलती नहीं है। फिर कहीं ना कहीं सिग्नल रूम की दिक्कत हो सकती है, जिस पर हम बात करने भी वाले हैं। तो इस स्थिति को समझ लीजिए। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आया, यहाँ पर जब ये ट्रेन जा रही है तो आप देखेंगे यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ पर ये ग्रीन बना रहेगा और यहाँ पर रेड का रहेगा बना हुआ। तो ये ग्रीन लाइन बना हुआ था, ये यहां से मूव कर रही है कोरोमंडल एक्सप्रेस। अचानक से क्या होता है, इस ड्राइवर को दिखता है कि यहां पर यह जो है यह रेड यहां पर हो जाता है, यहां पे यानी इस एरिया, यानी कि इस एरिया पे अब इसे नहीं जाना है, इस एक्सप्रेस को आगे नहीं बढ़ना है मेन लाइन से, इसे यहां पर लूप लाइन पे आना है। इसे ऐसा सिग्नल मिलता है ड्राइवर को, ड्राइवर यहां से आ जाता है। या तो उस वक्त ये सिग्नल मिला होगा, या अभी उम्मीद जताई जा रही है कि जब मालगाड़ी यहां आई थी तो सिग्नल जब दिया गया होगा लूप लाइन के आने के लिए, ताकि ये एक्सप्रेस आगे निकल जाए मेन लाइन से, फिर इसे चेंज नहीं किया गया, ठीक है। और इस ड्राइवर ने फिर यही समझा, क्योंकि ड्राइवर की गलती यहाँ है नहीं, अगर यहाँ है तो ड्राइवर को ये सिग्नल मिला कि आपको लूप लाइन की तरफ जाना है, मुद्दा यह है। तो ड्राइवर ने क्या किया, उसे मेन लाइन की तरफ जाना था, सिग्नल मिल रहा है कि भाई साहब आपको लूप लाइन की तरफ जाना है, स्पीड है 128 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम 130 है। ड्राइवर ने क्या किया, ट्रेन को मूव कर दिया इस तरफ, ट्रेन यहां से मूव होकर लूप लाइन पे आ जाती है, और लूप लाइन पे आते ही इस ट्रेन से यहां पर यह ट्रेन जो है आकर के टकरा जाती है, यहां पे कोलैप्स होता है दोनों में। इसमें आयरन रॉड रखे हुए हैं जो कि वजन सबसे ज्यादा उसका है। यहां यात्री ट्रेन है, ये भी यात्री ट्रेन है, यहां पर बड़े स्तर पर टकराहट होती है, और इसके टकराने के वजह से यह ट्रेन अब यहां आ गया, ये उछल जाती है, यहां पर इसकी पटरियां वगैरह उछल जाती हैं यहाँ पे। तो यह इसका जो है पीछे का हिस्सा मालगाड़ी का वह भी डैमेज हुआ है, लेकिन उसमें जो गार्ड थे उनकी मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि वो गार्ड उस वक्त उसमें थे नहीं, वह गाड़ी वहां खड़ी हुई थी, ठीक है। ये पीछे से आके धक्का मारी है, ऐसे टक्कर लगा, तो यहाँ एक हुआ कोलैप्स, इसके वजह से ये पूरा डैमेज हुआ, बहुत तेज झटका था, आयरन रॉड था, इसमें कम क्षति हुआ, इसको ज्यादा क्षति हुआ। यह ट्रेन पूरी तरह से यात्रियों को यहाँ पर मसलता गया, और इसके डब्बे जो हैं उड़ गए ऊपर, और ये डब्बे उड़ करके इसके डब्बे, और ये ट्रेन जा रही है अपने रूट से, मेन लाइन से, दूसरी मेन लाइन से, इसके डब्बे यहां आकर के इस ट्रेन से टकरा जाते हैं। समझ आया, ये 2-3 डब्बे आकर के तब तक ये क्रॉस करके आगे निकल जाती है, लेकिन इसके आखिरी के जो 2-3 डब्बे हैं वह डैमेज हो जाता है पूरी तरह से। यही मामला है पूरा। तो आप समझ गए। अब यह तो क्षति हुआ, इसमें व्यक्ति नहीं बैठा था तो कोई दिक्कत नहीं। यह पूरा ट्रेन जो है कोलैप्स हुआ था, तो पूरी जितनी भी यात्री थी समस्या आई, और इसके डब्बे उछल करके इस ट्रेन के आखिरी के 2 डब्बे पे जाके टकरा जाता है। तो इसमें जो यात्री बैठा था वह भी गया। तो अब क्या हुआ, इस ट्रेन पे स्पीड पे असर पड़ा, ये ट्रेन पटरी से उतर के बहुत दूर खेत में जाके गिरी। यह ट्रेन तो पूरी तरह से खत्म हो ही गया, और इसका जो थोड़ा सा हिस्सा नुकसानदायक हुआ। तो इस ट्रेन में जितने यात्री थे वहां लगभग हर एक बोगी में समस्या आई है, और इसके आखिरी के 2 बोगी में समस्या आई है। तो पूरी तरह से ये मामला था। फंसा हुआ मामला यहां पे है कि यह जो चेंज किया गया था इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक सिस्टम, ये चेंज कैसे था। अगर मेन लाइन पे जाना था तो मेन लाइन पे ही ट्रेन को जाना था, मालगाड़ी के लिए ये था, फिर इसको बदला क्यों नहीं गया अगर चेंज था, ड्राइवर को कैसे सिग्नल मिला यहाँ पर। इन सब चीज़ों की जांच होनी है, और चूंकि मुद्दा बहुत गंभीर हो चुका है अब, इसलिए जांच बहुत सही से और बहुत समय पे होने की ज़रूरत है, ऐसा रेल मंत्री ने कहा भी है। मामला सीबीआई को दे भी दिया गया है। अब चलिए, रेल हादसा होने का कारण जैसा कि हमने डिटेल से देख भी लिया, अब मैं आपको बता भी देता हूँ इन चीज़ों को। ओडिशा के बालासोर में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना के बाद रेलवे के कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी हो गया है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद रेलवे, इतनी बड़ी उसके पास मैन पावर है, इस सब के बावजूद इस तरह के सिली मिस्टेक कैसे हो सकता है।
एक छोटी सी भूल के वजह से हजारों आदमी को परेशानी हुआ है, जान माल की घटना हुई है। तो ये देखना होगा, इसके लिए कार्य प्रणाली पर सवाल उठा है, रेलवे की कई खामियां बाहर निकल के आई है और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को बालासुर रेल हादसे का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है, जिसको मैंने आपको दिखाया भी। अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक सिस्टम में बदलाव कर दिया गया था। तो अब देखना होगा कि बदलाव क्यों किया गया था, बदलाव के पीछे की क्या कारण है। क्या मालगाड़ी को लूप लाइन पर लेने के लिए किया गया था, और यदि मालगाड़ी को लूप लाइन पर लेने के लिए किया गया था जैसा कि हमने पीछे देखा, तो फिर इसे चेंज करके मेन लाइन क्यों नहीं किया गया। अगर ये ऐसा ही रह गया तो ड्राइवर की तो गलती नहीं, ये समझ रहा है कि मुझे इधर ही जाना है, ठीक है, और लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी अगर इसे इधर जाना है तो यहाँ मालगाड़ी खड़ी है, जाके टकरा गया ये। तो यह देखना होगा, ये सब बातें की गई है। अब इसकी जांच की जा रही है कि सिस्टम में यह बदलाव कैसे हुआ और किसने किया, ठीक है। अब चलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है, इसको डिटेल से देख लेते हैं। मैंने आपको बता भी दिया है, लेकिन फिर भी इसे देखते हैं और यह काम कैसे करता है इसे भी देखना होगा, ठीक है। यह एक सुरक्षा प्रणाली है, ठीक, सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। अगर मैं आपको आम भाषा में कहूं या आपकी समझ बेहतर करने के लिए, तो जो ट्रेन का जो रूट है उसे कंट्रोल करता है। समझ लीजिए, यहां लिख देता हूं कि इसके ट्रेन का जो रूट है, ठीक है, इस पर नियंत्रण करने का काम इसका होता है, ताकि क्या हो सके, सेफ्टी से मूवमेंट हो सके। आप जो है सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, यात्रा करते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है इसी का होता है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक एरिया के लिए किया जाता है ट्रैक पे, और यही समस्या यहां पर हुई थी, ठीक। ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिग्नल और स्विच के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम को नियंत्रित करती है। आसान भाषा में कहे तो इंटरलॉकिंग ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक सिस्टम है, जिसकी बात हमने की ही है। इसके बारे में अरेंजमेंट की एक व्यवस्था है जो लाइन और ट्रेनों के बीच एक ऐसा सिस्टम तैयार करती है जो ट्रेनों की टक्कर होने से बचाती है। मैंने पहले ही सब कुछ आपको बता दिया है एक्सप्लेन करके, आपके लिए चाहे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या नोट्स तैयार करना चाहें तो ये देख सकते हैं। जब एक ट्रेन रेल नेटवर्क पर चलती है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक सिस्टम द्वारा प्रशिक्षित संकेतक यानी कि ट्रेन सेंसर होता है, और यह सेंसर जो है ट्रेन की स्थिति, उसका स्पीड क्या है, ठीक है, और अन्य जानकारी को मेजर करता है और जानकारी को सिग्नलिंग सिस्टम को भेज देता है, और इस सिस्टम में उस ट्रेन के लिए उचित संकेत जारी करता है, जिससे ट्रेन की गति, रुकावट और दूसरे सेंसर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो यह पूरा खेल जो है ट्रेन को, जैसा कि मैंने कहा, उसके रूट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया जो है वो लगातार होती रहती है, जिससे ट्रेनों को उचित संकेत प्राप्त होते रहते हैं और ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित होती रहती है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरकॉलिंग सिस्टम की वजह से किसी भी ट्रेन को तब तक आगे बढ़ने की सिग्नल नहीं मिलता है जब तक लाइन क्लियर ना हो, और यही मुद्दा हमने देखा कि उसके वजह से आपको आगे बढ़ने की जानकारी ड्राइवर को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ ड्राइवर को कैसे ये जानकारी मिला कि आप लूप लाइन में जाइए, जबकि लूप लाइन में सिग्नल मतलब क्लियर नहीं था, वहाँ एक मालगाड़ी ऑलरेडी खड़ी थी और फिर ये स्थिति हो गई। लूप लाइन सेट है तो लोको पायलट को मेन लाइन का सिग्नल नहीं मिलेगा। देखा आपने, मैंने कहा कि उधर मेन लाइन से हटके लूप लाइन में जाना था, और सिग्नल फिर ड्राइवर को मेन लाइन का नहीं मिल रहा है तो ड्राइवर लूप लाइन लेगा। वहीं अगर मेन लाइन सेट है तो लूप लाइन की सिग्नल नहीं मिलेगी, यानी कि ड्राइवर जो है ट्रेन को किसी एक ही लाइन पर लेकर के जा सकता है, और इस कंडीशन में ड्राइवर को मेन लाइन का सिग्नल नहीं मिला था। उसे यह सिग्नल दिया गया कि आप एक्सप्रेस जो है, इसे कोरोमंडल, इसे लूप लाइन से ले जाइए, और लूप लाइन में ऑलरेडी मालगाड़ी थी जहां पर यह समस्या हुई। रेल दुर्घटना रोकने के लिए भारत सरकार के प्रयास, यूँ तो बहुत तरह के प्रयास किए गए हैं। देखिए, काफ़ी समय से, पिछले एक दशक से रेलवे को अत्याधुनिक किया जा रहा है, तकनीक से लैस किया जा रहा है, स्टेशन की मरम्मत की जा रही है, पटरियों की आधुनिक मशीनों से मरम्मत की जा रही है, सभी तरह के काम किए जा रहे हैं, लेकिन दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके पीछे निश्चित तौर पर बहुत सारे आलोचक जो हैं भ्रष्टाचार का कारण बनाते हैं, राजनीतिक वजह अलग अलग तरह के हैं, वह सब अपनी जगह है, लेकिन एक जो प्रयास है वह कवच प्रणाली, उसका नाम दिया गया है। अब यह कवच प्रणाली क्या है, जो कि फिर से काफ़ी चर्चा में आ गया है इस दुर्घटना के बाद, इसे समझिए। यह है अनुसंधान, डिजाइन और मानव संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित
एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। 2-3 बातें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह मुद्दा जब चर्चा में आया है, यूपीएससी की नज़र अगर किसी भी एक चीज़ पे सबसे अधिक पड़ती है तो वह है कवच प्रणाली। इसी सिस्टम की बात करेगी यूपीएससी। तो इसके लिए सबसे पहले समझिए कि अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन द्वारा किया गया है, स्वदेशी है ये, ठीक है, और स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, यानी कि ट्रेन की सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें यह खुद ही निर्णय कर लेता है। कवच प्रणाली को ऐसे डिजाइन किया गया है। यह लोकोमोटिव में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान उपकरणों की एक सेट है, जो सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों पर भी लगाया जाता है। चलिए, यह ट्रेन के ब्रेक को नियंत्रित करता है, यानी कि ट्रेन में जो ब्रेक लगाने की स्थिति आएगी तो ये काम करेगा। फिर अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है। यह प्रणाली ट्रेनों को लाल सिग्नल प्राप्त करने, 2 इंजनों के बीच टक्कर को रोकने और चालक गति सीमा के अनुसार ट्रेन को नियंत्रित करने के लिए ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय कर देता है। अब फिर यहीं पर बात आई, जब कह रहे हैं कि 2 इंजनों के बीच जो है टक्कर को रोकने का काम करता है, तो फिर इस तरह की स्थिति क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं कवच प्रणाली पूरी तरह से सही से काम की। चलिए, अब कवच की विशेषताएं क्या क्या हैं जरा इसको देखते हैं। खतरे में सिग्नल पार करने से यह रोकता है, सिग्नल देता है। ओवर स्पीडिंग यदि है तब जाकर के यह रोकथाम के लिए स्वचालित रूप से ब्रेक लगाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कोरोमंडल जो है 128 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही थी और हावड़ा एक्सप्रेस जो है 126 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही थी, और मैक्सिमम जो स्पीड है स्टैंडर्ड वह है 130 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखिए ये दोनों का स्पीड तो सही है, बावजूद इसके यह स्थिति उत्पन्न हुई है। संपार फाटक, संपार फाटक कहने का मतलब है लेवल क्रॉसिंग गेट जो होता है, आप रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार इसका उपयोग भी किए होंगे। इस फाटक के पास पहुंचते ही समय स्वतः सीटी बजाने लग जाता है ट्रेन में, ठीक है। कवच प्रणाली से युक्त 2 इंजनों के बीच टकराव की रोकथाम के लिए यह कारगर है। आपातकालीन स्थितियों के दौरान SOS संदेश भी इसके द्वारा भेज दिया जाता है। नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की आवाजाही की केंद्रीकृत लाइन यह निगरानी करता है। अब ये कवच प्रणाली इतना बेहतर है, इतने बेहतर तरीके से स्वदेशी रूप में इसे डिजाइन किया गया है, फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस में यह काम क्यों नहीं किया? फिर यह देखना पड़ेगा कि जब टकराहट हो रही थी उससे पहले इसने संकेत क्यों नहीं भेजे, या फिर इसने संकेत भेजे तो उस सिग्नल पर ऑपरेटिंग रूम से क्यों नहीं ड्राइवर को रिस्पॉन्स किया गया। इन सब चीजों पर जांच के लिए सरकार ने सीबीआई को यह काम दे दिया है। साथ ही एक और अपडेट आ गया है कि यह रूट जो पूरा डिस्टर्ब हो गया था, इस रूट की मरम्मत कर दी गई है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेन थे उसका रूट डाइवर्ट कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अब उस रूट से, चाहे वो मेन लाइन है उसका भी और लूप लाइन है, दोनों का रूट रेलवे के द्वारा आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो रेलवे ने कहा कि हमने इसको मरम्मत कर दिया है, तो बाकी ट्रेन जो है अब वहां से पास हो रही है। साथ ही मानव बचाव के लिए, राहत के लिए जो काम है, एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहले से ही मौजूद है, रेलवे की पुलिस वहाँ से मौजूद है, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह हैं, मतलब सरकार पूरी तरह से वहाँ पर सक्रिय हो चुकी है। प्रधानमंत्री भी दौरे पे गए थे, रेल मिनिस्टर तो वही हैं। तो कहने का मतलब है सरकार पूरी तरह से बचाव राहत का काम कर रही है। हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को करना क्या है कि चूंकि मसला बहुत संवेदनशील है, इसीलिए बेवजह सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को लेकर के झगड़ा झंझट करने से बचिए। यह वाद विवाद का समय नहीं है, क्योंकि जो भी परिवार, जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित हुए हैं, उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त करने का यह वक्त है, ठीक है। खामियां रेलवे में रही है, उसकी जांच सीबीआई अब करेगी, और जो भी दोषी होंगे, प्रधानमंत्री ने या आप रेल मंत्री के भी बयान देखेंगे तो उन्होंने कहा है कार्रवाई की जाएगी। तो हमें अब इसका इंतजार करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।